नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और आवाज़ द वॉइस में किताबों की दुनिया इस खास कार्यक्रम में मैं मंजीत ठाकुर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम किसी ऐसे नामचीन शख्सियत को लेकर के आते हैं जो शब्दों के ज़रिए, साहित्य के ज़रिए, लेखन के ज़रिए समाज को में कुछ योगदान कर रहे हैं, उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रचनात्मक योगदान कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान जो हैं वो हैं डॉक्टर संजीव मिश्र। ये 30 वर्षों तक इन्होंने पत्रकारिता की है और सबसे ख़ास बात कि अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी से पर्यावरणीय परिवर्तन पर इन्होंने फेलोशिप ली और कई पत्रिकाएं और अखबार उसमें इन्होंने बहुत लंबे समय तक उनका पत्रकारी अनुभव रहा है। स्वतंत्र भारत हो, आज हो, दैनिक जागरण हो, नेशनल दुनिया हो, हरिभूमि हो, राजस्थान पत्रिका समूह हो, इसमें इन्होंने अपने पत्रकारी अनुभव से उसे जो है समृद्ध किया है और अब जो है ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और इनकी जो किताब है, हम जिन पे ख़ास चर्चा करेंगे वो है बवाली कनपुरिया। ये खुद कानपुर के हैं, तो बवाली कनपुरिया, ये जो किताब मैं एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दूं, ये बवाली कनपुरिया, ये खुद भी बवाली हैं शायद, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर संजीव मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। और निश्चित रूप से आपसे बात करके अच्छा लगेगा और मुझे लगा अगले कुछ देर जब हम बात करेंगे तो कुछ सकारात्मक दे पाएंगे पाठकों के लिए और किताबों की दुनिया के लिए। अच्छा, सकारात्मक शब्द से मुझे ख्याल आया, पूरी दुनिया जो है अभी वो नकारात्मकता, नेगेटिविटी के इर्द गिर्द घूम रही है। दो ध्रुवों पर खड़ी है दुनिया, सोशल मीडिया खास तौर पर। लेखन कितना सकारात्मक योगदान, बड़ा गंभीर प्रश्न से शुरुआत। हाँ नहीं बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि आप जैसे लोग या पूरे देश में, दुनिया में जब ये सकारात्मक बातें होंगी तभी सकारात्मकता बढ़ पाएगी। आप लेखन को उठा लीजिए, कितना भी आप अखबार पढ़ते होंगे सुबह तो कई बार थक जाते होंगे कि एक पॉजिटिव खबर दिख जाए, तो कुछ अखबारों ने शुरू किया कि हमारा एक दिन पॉजिटिव खबरों का होगा। मैं देखता हूँ आवाज़ के प्लेटफॉर्म पे मैं कई बार जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप लोग पॉजिटिव खबरों को खूब तवज्जो देते हैं, लोगों से बुला के लिखवाते हैं, करते हैं, ये बड़ी पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली आपको ज़रूरत महसूस हो रही ना पॉजिटिव खबरों की, पॉजिटिव चीज़ों की। ऐसे ही पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है वो अभी भी सेल्फ हेल्प, इसका मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाला, अभी भी प्रेरक, रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी जो लिखा जा रहा है। क्राइम भी बिकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्राइम का वो बूम जो एक बीच में आया था वो होते हुए भी अभी भी स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प और रोल मॉडलशिप वो बिक रही है। तो रोल मॉडल, नेगेटिव रोल मॉडल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अभी भी लोग डॉक्टर कलाम बनना चाहते हैं, अभी भी लोग, अगर बहुत दक्षिणपंथी सोचोगे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी पहले बनना चाहेगा। हाँ। अब मैं दूसरे हिस्से पे नहीं जाऊंगा क्या नहीं बनना चाहेगा, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी बनना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को उसने समझा है। जब वो वामपंथ की बात करेगा तो इस देश के अंदर जब बात करेगा तो वो मार्क्स से पहले ज्योति बसु के बारे में सोचेगा। तो ये सकारात्मकता उसने देखा है कि कैसे बंगाल में चेंज हुआ, क्योंकि बंगाल में आपका जबरदस्त अनुभव है और तो इसलिए मुझे लगता है कि सकारात्मकता अल्टीमेटली जीतती है। जब हम राम और रावण की बात करते हैं तो राम जीतते नजर आते हैं। जब हम कर्ण और युधिष्ठिर की बात करते हैं तो कर्ण के प्रति सहानुभूति होते हुए भी युधिष्ठिर जीतते नजर आते हैं। तो हमेशा जीतता तो सत्य है, कोई भी व्यक्ति झूठ के साथ नहीं जाना चाहता। इवन बड़े से बड़ा अपराधी नहीं चाहता कि उसका बेटा अपराधी बने। इसका एक एग्जाम्पल है, आपने जिस किताब की बात कर रहे हैं, मैं इस किताब पे आ जाता हूं इसी उदाहरण के साथ। जिस विकास दुबे पर के आसपास केंद्रित ये किताब है, वो विकास दुबे अपने बच्चों को अपराधी नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए तो उसने लखनऊ में अलग घर के रखा उनको बच्चों को। उसका एक बेटा विदेश में मेडिकल पढ़ रहा था, एक बेटा उसका टॉपर था जिस क्लास में पढ़ रहा था, वो खुद भी टॉपर था, एक अलग पहलू, वो सारी चीजें सामने आएंगी इस किताब में। लेकिन वो भी अपनी नेगेटिविटी से दूर रखना चाहता था बच्चों को। तो कहीं ना कहीं जीतती तो सकारात्मकता ही है, और वो विचार के स्तर पर जीतती है, वो संचार के स्तर पर जीतती है, और वो मन के स्तर पर जीतती है। अच्छा, एक सवाल, जब हम लोग अब पत्रकारिता से आप जुड़े हुए बहुत लंबे समय तक, 3 दशकों तक रहे हैं, और जब आपने पत्रकारिता शुरू की हो गई 3 दशक पहले, तब की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में अंतर आ गया है। अब तो झूठ, जो जिस नकारात्मकता की बात आप कर रहे हैं कि वो हारती है, लेकिन हारने से पहले उसका साम्राज्य बहुत विस्तृत होता है। और एआई एक नया मॉडल है जिसके ज़रिए झूठ, गलतियाँ, नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। ये एआई जो है वो कितना बड़ा खतरा है सोशल मीडिया में पॉजिटिविटी के स्तर पर, पहला। दूसरा, साहित्य पर हम बाद में आएंगे। देखिए, आपको अगर आप पुरानी बात करें तो 2000 के आसपास जब कंप्यूटर्स न्यूज़ रूम में घुसे थे, धीरे से घुसना शुरू हुए थे, तो एक पीढ़ी थी बड़ा डर रही थी कि हमारी नौकरी चली जाएगी, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
उस पीढ़ी में कुछ लोगों ने भले मन से उसको एक्सेप्ट किया और पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट किया, उनको लगा टाइम बचेगा। जब अखबारों में 11 बजे के बाद की खबरें इसलिए नहीं ले पाते थे क्योंकि उनको उसको टाइप सेट कराना होता था, उसके बाद मशीन पे जाएगा, बड़ा प्रोसेस होता था। तो इस कंप्यूटर्स ने क्या किया, 3-4 घंटे समय बचाया और अखबारों में रात 2 बजे 2:30 बजे तक की खबरें ली जानी शुरू हुई। मैं अखबारों की बात करूं तो इस कंप्यूटर का ये सकारात्मक रूप सामने आया, रीडर फ्रेंडली बना। ऐसे एआई है, एआई को अगर हम रीडर फ्रेंडली बना ले गए, फिर यही बात है, वहां वो उस मनस्थिति के साथ आगे आना होगा। कितने चैनलों ने शुरू तो किया था एआई एंकर, कहां सफल हुए? एआई एंकर में पीछे सॉफ्टवेयर तो आपको अपना देना पड़ेगा ना। और चाहे एआई हो चाहे इंसान हो, जिसको नकारात्मकता लानी है, जिसको निगेटिव अप्रोच के साथ रहना है, जिसको बोलना ही गलत है, तो वो चैनल और वो आदमी पहचान लिए गए हैं ना। हमने पिछले चुनाव में देखा किस तरह जनता ने एंकर्स का विरोध किया, किस तरह जनता ने उनके विरोध में नारे लगाए और उन सबको मजबूर होना पड़ा। इस चुनाव के बाद 2024 का जो चुनाव हुआ, वो चुनाव उस निगेटिव जर्नलिज्म और पॉजिटिव जर्नलिज्म के बीच का बड़ा पेंडुलम जैसा स्थिति था, जहां पर लोगों ने ये संकेत दिया कि नहीं यार, हमको न्यूट्रल होना पड़ेगा। अच्छा। बायसनेस पहचान ली गई। वो बायसनेस दोनों तरफ की थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि बायसनेस एक तरफ की, वो दोनों तरफ की बायसनेस पहचानी गई और बदलाव आए। आप देखिए ना, सबके टोन बदल गए हैं। अच्छा, एक अब हम लोग समाज से थोड़ा आप पे आ जाते हैं। कानपुर के हैं आप जी? पूरा शुरू से कानपुर के ही हैं या बीच में कहीं इधर उधर? नहीं, मैं कानपुर, मेरे ज़िंदगी में अगर लगता है कि अगर ब्लड का परीक्षण किया जाए और उसमें निकाला जाए, कोई उस तकनीक डेवलप हो जाए, एआई कह दे कि खून के जो वाइट और ब्लड सेल्स के अलावा क्या निकलेगा, तो शायद कानपुर निकलेगा। तो ठीक है, उसमें कोई संकट नहीं है। मैं गर्व से कहता हूँ कि इस दुनिया में जो कुछ है वो कानपुर से है। ब्रह्मा जो विश्व का केंद्र है दुनिया का, ब्रह्मांड का, अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे जाएंगे तो वो ब्रह्मावर्त में है, बिठूर में है, आज भी माना जाता है। भले ही लोग काशी में मर के स्वर्ग जाते हैं, लेकिन स्वर्ग नसेनी हमारे यहाँ, जहाँ सीढ़ी चढ़ के आदमी स्वर्ग सीधे जा सकता है। अच्छा, ये कानपुर में है। कानपुर का कॉन्सेप्ट है। कानपुर का कॉन्सेप्ट है कि भाई भगवान राम की गर्भवती पत्नी जब गर्भवती थी और परिस्थिति जन्य ढंग से उन्हें अयोध्या से भेजना पड़ा, वो रास्ते में लखनऊ में छोड़ सकते थे, हरदोई में छोड़ सकते थे, इधर बिहार भेज सकते थे गंगा किनारे कहीं, नहीं, उन्होंने सबसे सुरक्षित जगह कानपुर। बिहार कैसे भेजते? बिहार तो मायका था, तो मायके सबसे पहले जाती ना इस स्थिति में। मायके भेज सकते थे, कहीं भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या समझा, उन्होंने दुनिया में सबसे सुरक्षित ब्रह्मा जी का स्थान पाया और उन्होंने परमपिता ब्रह्मा के शरण में बिठूर भेजा, ब्रह्मावर्त में भेजा। तो ये वो कानपुर वो जगह, जब रानी लक्ष्मीबाई को ट्रेनिंग से लेके और अपग्रेडेशन की जरूरत थी तो कानपुर आई वो महाराष्ट्र से। जब भगत सिंह को अपना करियर और जीवन संभालना था तो पत्रकार बनने कानपुर आए। तो आप सोचो ना, कानपुर वो जगह है जिसने कानपुर जिससे छूट गया वो पूर्ण परिपक्व बन ही नहीं पाता, चाहे जितना बड़ा आदमी हो। अच्छा। जैसे डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बनने से पहले कई बार कानपुर गए। जब मोदी को प्रधानमंत्री बनना होता था तो पहली रैली वो कानपुर में करते थे। मुझे लगता है गोरखपुर में ना कानपुर में। आप उठा के देख लीजिए, इंदिरा नगर में 2014 की पहली रैली जो हुई है वो हुई है गौतम बुद्धा पार्क, इंदिरा नगर, कानपुर। ये सवाल है ये सवाल है हमारे दर्शकों से भी। मेरा कहना है कि गोरखपुर क्षेत्र में किसी जगह पर प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी की रैली हुई थी, जो 2019 में भी हुई थी, 2017 में भी हुई थी। गोवा अधिवेशन से के ठीक बाद 14 से पहले की जो रैली हुई है, जो वहां फैसला हुआ है, जहां से शुरुआत होगी, वो कानपुर था। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह ये, आप कमेंट में जवाब दीजिए। आप कमेंट में जवाब दीजिए सही जवाब क्या है। अच्छा सर, डॉक्टर साहब, ये कानपुर जो है, अभी तक हमने इतिहास में ये पढ़ा है कि कानपुर 11 बार उसके नाम बदले, स्पेलिंग बदलते रहे। कानपुर कितना बदला? नहीं, कानपुर बहुत ढंग से, कानपुर में 2 चीजें हैं। कानपुर को समझने के लिए बिल्कुल स्पेलिंग की यात्रा पे जाना पड़ेगा। कानपुर अपने आप को समय के साथ बदलता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कानपुर एक जमाने में, कानपुर में दिल्ली से पहले भी बिजली आई थी। अच्छा। आप अपने पाठकों से पूछेंगे, दर्शकों से, वो बताएंगे। बिजली आई, रेलवे पहले आई। कानपुर बड़ा सेंटर था अंग्रेजों के जमाने, जब अंग्रेजों 1857 के बाद की स्थितियों पे कानपुर बड़ा केंद्र था, छावनी, कैंटोनमेंट कानपुर का। ठीक है, गणेश पूजा महाराष्ट्र के बाद, और इवन काली पूजा बंगाल के बाद, जब दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई कलकत्ता से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ, जब कंपनी सरकार से ज्यादा ब्रिटेन की सरकार आई, तो उन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया। लेकिन उनका दिल्ली के बाद जो सबसे ज्यादा फोकस था वो कानपुर पे था, कोलकाता के बाद। एक जबरदस्त चीजें रही। उसके साथ कानपुर ने मिलें आई, जब कपड़ा मिलें आई, जब मिलें खत्म हुई
तो कानपुर को जिंदा रहना आता है, उसको आईसीयू की जरूरत नहीं होती है, वो बेड बदल देता है कानपुर। अच्छा, जब कोई ये मारने लगता है तो कानपुर ने अपने आप को कपड़ों में टेनरी में डेवलप कर लिया, टेनरी का राजा बन गया। जब टेनरी खत्म होने लगी, प्रदूषण हो रहा है, सब बातें हो रही है, तो पर्यावरण पे आप काम करते हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत किया है, तो हमें पता, तो हम तो टेनरी में जब थोड़ा कलकत्ता जाने लगी, कहीं इधर उधर शिफ्ट होने लगी, तो ये लोग उस पर आ गए। आप सोचिए कानपुर होजरी का बहुत बड़ा हब बन गया। जब पान मसाले से बदनाम होने लगा कानपुर, लोगों ने बदनाम करना शुरू किया। मैं खुद आता हूँ, आप उससे पहले आए। हाँ। तो पान मसाला इंडस्ट्री जब आया तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। आप सोचिए घड़ी में आ गया, नमस्ते इंडिया जैसा एक बड़ा ब्रांड दिया पूरे देश को। ठीक है, डिटर्जेंट्स में, घड़ी मतलब घड़ी ब्रांड है, डिटर्जेंट्स में आ गए, कानपुर डिटर्जेंट्स का हब बन गया, कानपुर मिल्क प्रोडक्शन का हब बन गया। तो कानपुर को उन्हीं कपड़े का भी था, कभी उन्हीं कपड़े का, तो लाल इमली, तो मैंने कहा जब मिले बंद हुई उसके बाद, तो कानपुर को जिंदा रहना आता है। मैं हमेशा मजाक मजाक में कहता हूं कानपुर देने वाला देश है, शहर है, देश नहीं है, शहर है। हाँ, ठीक है। कानपुर देता है, बाकी लोग लेते हैं। हम इनकम टैक्स सबसे ज्यादा देते हैं, हम जीएसटी सबसे ज्यादा देते हैं। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला, नॉर्थ इंडिया में इनकम टैक्स का सर्किल है, नॉर्थ इंडिया सर्किल है, इसमें यूपी, एमपी, बिहार, ये सारे राज्य आते हैं। हाँ। उसमें सबसे ज्यादा टैक्स अगर किसी एक शहर से मिलता है वो कानपुर है। अच्छा, तो इसी वजह से क्या यही वजह रही कि विकास दुबे जो है वो वहां से उगाही करना उन्होंने शुरू किया? हाँ, ये बिल्कुल इस किताब में मिलेगा। पूरी एक पट्टी थी जहां पर विकास दुबे का वो जलवा था, उसके पर्ची पर नौकरियां लगती थी। एक जमाने में सुना गया कि कलकत्ता में रविंद्र के बाबा के का जलवा हुआ करता था, और चटर्जी साहब के पर्ची पे, हुंडी पे नौकरियां मिल जाती थी, पैसे मिल जाते थे। वैसी पर्ची यहाँ एक अपराधी चलाता था, नौकरियां मिलती थी, लोग करते थे, जो वो चाहता था वो होता था। नेता लोग उसकी बात मानते थे, टिकटें दिलवाता था। उसने कहा भाई 14 जिला पंचायत सदस्य हैं, ये 5 हमारे होंगे, तो जिसका नाम लिखता था उसको वो जिला पंचायत सदस्य होता था, जो ग्राम प्रधान तय करता था, वो है ना, वो अपराधी भी था, तो जलवे वाला, ठीक है, वो हिस्सा अच्छा नहीं है, पर ठीक है, उसका अपना एक स्टाइल था। अच्छा, गुड्डू पीएचडी एक इसमें पात्र है, बवाली कानपुरिया जो किताब है, उसमें पूरी कहानी कहने वाला जो व्यक्ति है वो गुड्डू पीएचडी है, और मुझे पूरा शक है कि वो डॉक्टर संजीव मिश्रा है। डॉक्टर साहब, आप ही हैं क्या? देखिए, इस किताब को लिखते समय मैं इसको बिल्कुल नॉन फिक्शन किताब है ये, लेकिन मैं इसको बोरिंग नहीं रखना चाहता था, क्योंकि निश्चित रूप से ये बात सच है कि विकास दुबे और मेरी पत्रकारिता यात्रा लगभग मेरी उसकी पॉलिटिकल जर्नी या उसका क्रिमिनल जर्नी और मेरी जर्नलिज्म जर्नी साथ साथ बढ़ती है। मैं 94 में जर्नलिज्म में आता हूँ, वो 94 के आसपास उछल रहा होता है, एज ब्रैकेट भी लगभग समान है, तो वो साथ साथ मैंने देखा। तो मैं इस किताब को बोरिंग नहीं रहने देना चाह रहा था, तो मैंने एक पात्र का सृजन किया जो कहानी सुनाए। तो बहुत सोचते सोचते कुछ भी नाम लिख देते, मनीष लिख देते, मुकेश लिख देते, मंजीव लिख देते, संजीव लिख देते, राजीव, कुछ भी लिख देते। फिर मुझे लगा कुछ अलग तरह का नाम रखा जाए, तो मैंने अच्छा, पत्रकार से अच्छा नरेशन क्राइम की स्टोरी का कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि पत्रकार अगर 20-25 साल, आप छोटे शहरों के क्राइम रिपोर्टर्स को जानते होंगे कि वो जीते हैं उस शहर को, वो अपराधियों को भी जीते हैं। बड़े से बड़ा जेल से छूट के तमाम बार अपराधी आता है, मर्डर के मामले में जेल गया होता है, जमानत पे जब 2 साल बाद, 2.5 साल बाद छूटता है, तो सीधे पत्रकार क्राइम रिपोर्टर के पैर छूने आता है। तमाम बार ये भी होता है। अभी देखिए कानपुर में बड़ी संख्या में अपराध पत्रकार जेल वेल भी गए हैं, तो ये सब करता है। तो पत्रकार बहुत ढंग से समझता है, तो मैंने एक पात्र क्रिएट किया। अब पात्र को अलग सा क्रिएट करना था, तो पढ़ा लिखा भी क्रिएट करना था। तो कई बार कुछ पॉलिटिशियंस हुए जिनके नाम के साथ लिखा था एम काम, किसी में कुछ, इधर इस बीच क्या कोई MBA चाय वाला बन रहा है, कोई पत्रकार वो बन रहा है, तो हमने पत्रकार का क्रिएट किया गुड्डू PhD। अच्छा, तो उसका एक सृजन है, तो इस पूरी फिक्शन आप नहीं है वो, हाँ मुझे मान सकते हैं, बट मैं नहीं हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ, लेकिन मुझे हाँ, लेकिन जो मैंने देखा है वो पत्रकार गुड्डू PhD के मुंह से कहलवाया है। अच्छा, ये तय बात है कि इस किताब में अगर नॉन फिक्शन है तो सिर्फ पूरी किताब, और फिक्शन है तो केवल वो पात्र है। आपने कई किताबों के अनुवाद भी किए हैं, तो एक तो मुझे जो याद आता है वो है टाटा स्टोरीज। हाँ, टाटा स्टोरीज जो हमारे टाटा खानदान है उसकी एक यात्रा है, जी जी, उसका अनुवाद किया। वो क्या है, जरा सा थोड़ा सा बताएं। देखिए, टाटा स्टोरीज एक अद्भुत किताब है, उसमें 40 वो कहानियां हैं जो आपको टाटा समूह के मैं जब टाटा स्टोरीज का अनुवाद कर रहा था, पहले मेरे CV में लिखा हो कि मैं 30 साल से जर्नलिज्म में हूँ, मैंने बहुत लिखा, बहुत पढ़ा, PhD कर ली, सब कर लिया। इसके बावजूद जब वो किताब पढ़ रहा था, मैं ट्रांसलेट कर रहा था, तो मुझे लगा यार इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। जैसे मुझे नहीं पता था कि स्वामी विवेकानंद थे इंडियन स्कूल ऑफ साइंस के पीछे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पीछे।
कितने लोगों को पता होगा? अब दर्शकों को बताइए। तो हुआ क्या कि जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो जा रहे थे बोलने, तो शिकागो वक्तृता की बड़ी चर्चा होती है। भारतीय साधु गया, वहां से भगिनी निवेदिता उनकी फैन हो गई, तमाम सारे लोग हो गए और छा गए वहां जाके। उन्होंने जैसे कहा अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, तो दुनिया में पहली बार एक वो संस्कृति मिली जहां भाइयों और बहनों, मित्रों की जगह, फ्रेंड्स की जगह बहनों और भाइयों कहा गया। वो स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को दिया। बट वो जो यहाँ से इंडिया से और वहां तक की यात्रा थी, उसमें JRD उनके साथ थे। उस यात्रा में उनकी पहली मुलाकात टाटा के साथ हुई उनकी। वहां से चर्चा शुरू हुई, तो उन्होंने टाटा को मोटिवेट किया, दोनों ने बात की, फिर इंडिया आके वापस मिले और उन्होंने कहा कि एक इंस्टीट्यूट, तो एक पहला कॉम्बिनेशन हुआ जहां संत और इंडस्ट्री, एक मॉन्क और एक इंडस्ट्री मिलती है और कल्पना विज्ञान की करते हैं। अरे वाह, क्या बात। आप देखिए, साइंस और विज्ञान की बातें, लोग को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मिथक और विज्ञान और दुनियादारी, उन सब के बीच में स्वामी विवेकानंद जब उनसे मिलते हैं तो विज्ञान के एक श्रेष्ठ केंद्र की बात करते हैं। अन्यथा आप इसी देश में जगदीश चंद्र बोस को उतनी कितनी मेहनत करनी पड़ी अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, फिर भी उनको नोबेल नहीं मिल पाया। जिस दौर में रविन्द्रनाथ टैगोर, और उनकी रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग मदद करने वाले थे जगदीश चंद्र बोस की कलकत्ता में, उसी दौर में, उसके थोड़े बाद के दौर में एक संत निकलता है और वो उसमें मिलता है। तो ये किताब टाटा स्टोरीज में मुझे पता चली। टाटा ग्रुप ने पहला ग्रुप था जिसने प्रसूति अवकाश देना शुरू किया। प्रसूति अवकाश बताइए। प्रसूति अवकाश अपने यहाँ काम करने वाली महिलाओं को, जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो उनको छुट्टी देंगे, उसका पूरी तनख्वाह देंगे कर्मचारियों को। प्राइवेट सेक्टर में एक्चुअली मैंने पूछा इसलिए प्रसूति अवकाश, क्योंकि प्रसूति शब्द जो है हमारे दर्शक नहीं जानते हो। हाँ, प्रसूति मतलब मैटरनिटी लीव। हाँ, तो वो जो मैटरनिटी लीव दी, ये शुरुआत का टाटा ग्रुप ने की। किसी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सरकारें नंबर बढ़ा लेती हैं अपने वो चुनाव, और सबसे ब्रह्मांड की सबसे पतली घड़ी टाइटन, जब टाइमैक्स घड़ी की वो जिद में बनी, वो घड़ी की कहानी अब सब यहाँ नहीं लोग पढ़े। हाँ, घड़ी की कहानी वो जिद में बनी घड़ी, चाहे हम बेस्ट बनाएंगे। हाँ, तो उन्होंने बना डाली। इस तरह की वो 40 कहानियां जो आपको एकदम शॉक कर देंगी कि यार ये भी हुआ, ये सब हमने किया है। मतलब कई बार आपको लगने लगता है देश है ही नहीं बिना टाटा के। पहला इंस्टीट्यूट, पहली घड़ी, पहली मिल, आप सोचो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाना, पहला होटल, आप सोचिए पहला एयर कंडीशन होटल, पहली लिफ्ट इंडिया में लाने वाले टाटा। लिफ्ट नहीं थी इंडिया में, लिफ्ट लगी ताज होटल में, पहली जो कॉमर्शियल लिफ्ट लगी वो ताज में लगी, वो टाटा ने लगाई। तो तमाम चीज़ें हुई, वो उस किताब से पता चलता है। तो निश्चित रूप से मैं किताब से ज़्यादा बात करूँगा। कुछ भी पढ़ें, जो एक समस्या, जो अध्ययन न करने की आदत तमाम लोगों की पड़ गई, कुछ पढ़ना चाहिए और बच्चों को गिफ्ट्स में किताबें देना शुरू करना चाहिए। एक सवाल, अनुवाद जब आप करते हैं, आपने कई किताबें की हैं, 4 किताबें की हैं शायद, या ज़्यादा? जी, 4-5 किताबें की हैं उन्होंने। मुश्किल क्या आती है? क्या अंग्रेजी से हिंदी का जो मुहावरा, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज, जो भाषा की जो बॉडी लैंग्वेज है? नहीं, देखिए, अनुवाद अगर आप, फिर वही बात है जो अभी आप AI पे गए, तो अनुवाद वही अच्छा होगा जो मशीन से दूर रहेगा। क्योंकि अनुवाद करते समय आपको समझना पड़ेगा कि हमारा हिंदी का पाठक क्या पढ़ रहा है। अन्यथा क्या होगा कि आप गलत अनुवाद कर जाएंगे, गलत अप्रोच के साथ चले जाएंगे। तो ये संकट है। तो तमाम जो हंसी उड़ती है अनुवाद की कई बार, उससे उन मेहनती अनुवादकों के सामने संकट आ जाता है जो एक एक लाइन वो गूगल पे नहीं जाते हैं, वो AI पे नहीं जाते हैं। बड़ा भ्रम होगा लोगों को, हमने AI से बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें गलतियां होती हैं। तो वो संकट है। अदरवाइज सामान्य रूप से अनुवाद को पूरी दुनिया में महत्व मिल रहा है। अनुवाद को लेके हमें सबसे पहला बुकर मिला है, वो अभी पहला तो नहीं कहेंगे लेकिन बुकर मिला है, अभी पिछले दिनों अनुवाद को ही मिला है। हमारी गीतांजलि श्री को जो मिला है बुकर, उनके ट्रांसलेशन के बाद ही तो मिला वो। तो ऑब्वियसली अनुवाद से भारतीय जो साहित्य है वो भी पहुंच रहा है दुनिया में, और दुनिया भर का साहित्य हमें पढ़ने को मिल रहा है। दोनों पहलू हैं। पब्लिशिंग का बाजार कैसा है अभी, क्या चल रहा है? क्या नॉन फिक्शन ज़्यादा बिक रहा है, फिक्शन ज़्यादा बिक रहा है, या लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, नॉन फिक्शन का किस्सा ये है, तो सर मैं इसको तो मैं मार्केट एनालिसिस तो नहीं उस तरह कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि लोग नॉन फिक्शन इसलिए पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फिक्शन तो कहानियाँ पढ़ना ही चाहते हैं लोग, लेकिन इधर जो पिछले कुछ वर्षों से नॉन फिक्शन का क्रेज़ बढ़ा, वो शायद इसलिए बढ़ा क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प, लोग अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लोग अपने आप को दुनिया में किसी की तरह, रोल मॉडलिंग बढ़ी है। जब रोल मॉडलिंग बढ़ी है, भाई हमारे पास रोल मॉडल के रूप में रामकृष्ण हुआ करते थे, धीरे धीरे लोगों को मॉडर्न पर्सपेक्टिव में कुछ ऐसे रोल मॉडल्स आ गए, बीच में कुछ लोगों को माइकल जैक्सन रोल मॉडल बन गए, तो तमाम सवाल खड़े होने शुरू हुए, तो फिर से रोल मॉडलिंग बढ़ी है। तो अब वो रोल मॉडल, अब माँ बाप को भी लग रहा है कि यार हम कम से कम कुछ ऐसे रोल मॉडल प्रेजेंट करें जो बीच का रास्ता हो। तो ऑब्वियसली वो रोल मॉडल कहाँ से मिलेंगे? वो रोल मॉडल आपको फिल्में नहीं दे पा रही हैं।
क्योंकि फिल्मों में आते ही जो मनोरंजन और दुनियादारी चीज़ें आ जाता है, जब तक दूरदर्शन था तब तक दूसरी चीज़ें थी, जब बहुत सारे चैनल्स बढ़ गए और उसके बाद एक अलग तरह का वातावरण बनना शुरू हुआ, तो अब रोल मॉडल के लिए मुझे लग रहा है अंतिम चरण में लोगों को फिर से किताबों की शरण में जाना पड़ेगा। वो किंडल पे पढ़ें, वो ऑनलाइन पढ़ें, वो कहीं पढ़ें, वो चोरी करके पढ़ें किताब, लेकिन वो पढ़ रहे हैं, लोग ने पढ़ भी रहे हैं। अच्छा। मार्केट तो है ना। अल्टीमेटली वो दुकानें भले बंद हो गई हो जो हम लोग देखते थे, वो माल रोड की बड़ी दुकान, वो जो आप जहाँ से आए वहाँ पे जो किसी पटना में एक बड़ी दुकान होगी, जो है मध्य प्रदेश में भोपाल में बड़ी दुकानें होती थी, बड़े शहरों में। अब वो किताबें ऑनलाइन डिजिटल अवेलेबिलिटी के कारण, अमेजोन से लेके सब अवेलेबिलिटी के कारण किताबों की उपलब्धता बढ़ी, और उस उपलब्धता ने निश्चित रूप से पठनीयता बढ़ाई है। पठनीयता बढ़ाई है। अच्छा, एक सवाल आपका, तो आपकी जगह मेरा गला कुछ ख़राब है, आपका तो लेखकों से रोज़ आपका पढ़ता होगा, रोज़ बात करते होंगे, फ़ोन पे बात करते होंगे, आमने सामने मिलते होंगे। जो किताबों में लेखक दिखता है, वो किताब क्या आमने सामने बात करने पर किताबों से परे वो लेखक वैसा ही होता है या कुछ अलग होता है? नहीं, दो चीज़ें हैं। देखिए, ये सामाजिक जीवन में एक संकट तो है ही, जो आप लिख रहे हैं और जो आप होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर कई बार कुछ लोगों में नहीं भी होता है। मैं बताऊँ, मैं दोनों तरह के लेखकों से मिलता हूँ। कुछ वास्तव में वैसे ही होते हैं। मैं एक उदाहरण नहीं दूँ, मैं मैं मेरे लेखक के साथ मैं खूब पंचायत हो रही थी इस बीच में, एक किताब पे उसके साथ काम कर रहा था। तो हम लोग जब पहली बार मिले तो एक ठीक जगह पर बड़े कॉफ़ी शॉप में बैठे, हम दोनों लोग बहुत संतुष्ट नहीं हुए, मज़ा नहीं आया। बातों से तो संतुष्ट हुए, पर वो चाय से, कॉफ़ी से संतुष्ट नहीं हुए। फिर अगली बार हमने तय किया कि हम एक मेट्रो स्टेशन के बाहर एक सड़क पे चाय की दुकान पे मिलेंगे, और उस दिन हम बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर पाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कई बार उस लेखक के मन को समझना कि यार आदमी जमीन पे चलना चाह रहा है ना, जिंदगी को वो लो प्रोफाइल रहना चाह रहा है, इसके बावजूद लिखता बहुत अच्छा है। एक बात बताइए, मजाकिया सवाल है। हाँ, कई लोग इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए या अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए बहुत तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग ऐसे फ़ोटो खिंचवाते हैं जैसे स्टूडियो में कंघा शीशा टंगा होता है, उधर देखते हुए। कई लोग जो है अलग अलग तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग सूती लिनन का कुर्ता उर्ता पहनते हैं, मेरा नहीं है। और कुछ लोग काली कॉफ़ी पीते हैं। क्या काली वाली कॉफ़ी पीने से कुछ फ़ायदा होता है? भाई, हम तो नहीं पीते हैं, और काली कॉफ़ी वाला मसला नहीं है। देखो, सीधा मसला ये है कि आप जो होते हैं अगर आप लिख रहे हैं, हाँ, तो अब एक दो प्रोजेक्ट के बाद समझ में आ जाता है कि आप क्या हैं। हाँ, थोड़े दिन कर लेंगे, दो चार बार आपका एडिटर आपको पूरी तरह एडिट कर देगा। कितनी बार करेगा? एक बार आप पूरा एडिट करा लेंगे, अगली बार वो आपको छूने से पहले 4-5 बार सोचेगा। अब देखो ना, जब हम लोग आप भी चूंकि मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में बहुत साल उस तरह की, मतलब अभी भी आप मेन स्ट्रीम में ही हो, लेकिन जो रोज वाली खबरों वाली जो जर्नलिज्म करी थी हम लोग, तो 2-3 महीने बाद हम लोग ऊब जाते थे ना। रिपोर्टर से कहते थे ऐसा कोई यार फोन पे पॉइंट बता दो, हम ही लिख लेंगे, जब हमें तुम्हारी पूरी कॉपी रीराइटिंग करनी है। तो ये होता है, तो इस वो बड़ा संकट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि लेखक जो है वो बड़ा ईमानदार होता है, और अगर लेखक ईमानदार नहीं होगा तो लिख नहीं पाएगा। मैं तो लेखक को ईमानदार मान के शुरू करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको ईमानदार मानना पड़ेगा। और ऑब्वियस है कि जो कोई लिख रहा होता है ना, तो आप सोचो ना, लेखक धीरे धीरे पहुंचता है ना। बड़ी संख्या में वो लेखक है जो पहुंच ही नहीं पा रहा है। आज छोटे शहरों में कितना लेखक है जो प्लेटफॉर्म उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पा रहा, उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है, बंद हो जा रहा है, मोबाइल पे बंद हो रहा है। सोशल मीडिया ने मजे के रास्ता दिया है। आपने देखा, आप तो खुद चूंकि सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव हैं, और आपका एक प्लेटफॉर्म तो उससे, जब आपसे मैं मौखिक रूप से आमने सामने नहीं मिला था तो आपसे वर्चुअली मिल चुका था कितने साल पहले, और तब मुझे पता ही नहीं था कि मैं इसके मॉडरेटर से कभी मिलूंगा। आप देखो ना, वहाँ कितनी क्रिएटिविटी की, आपको हर 15 दिन में एक नोटिस डालना पड़ता, भाई साहब हम इसमें यही लिखवाते हैं। तो क्रिएटिविटी की पराकाष्ठा, तो वो चीज़ें हैं। तो मेरा मानना है कि लेखक मूलतः ईमानदार होता है, और वो जो हरकतें करता है छोटी मोटी, वो छपने और बेस्ट के लिए करता है, और उसको भी एक लालच होता है, और लालच, लिखने और छपने का लालच तो बहुत अच्छा लालच है। अच्छा लालच है, बेशक, और ये होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका एक ही किताब पे आके लालच रुक गया, मौलिक या कुछ और आने वाला है नया? नहीं, मैं 2-3 किताबों पे काम कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से इधर मैंने अपनी व्यस्तता खुद लिखने से ज़्यादा दूसरों के लिखने पर लगा दी, रंदा चलाने पर। तो ऑब्वियस है कि जब आप कुछ अच्छा लिखवाने के प्रयास में लगे रहते हैं, संपादक तो दुश्मन होता है, काटता है। तो कोई लेखक ने कोई खरी खोटी सुनाई है, गाली वाली दी? हम लोग के तो सिस्टम ही ऐसा नहीं है ना। अब आप देखो ना कि हम रिश्तों में, आप अगर कोई भी संपादक ईमानदारी से लेखक को बता दे कि यार इस जगह ये है, तो चीज़ें सही होती हैं।
क्योंकि नहीं कि obviously- लेखक के अहंग को चोट नहीं लगती है कि अच्छा नहीं मेरा लिखा काटा। अहंग को चोट इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आप अगर अपना अहंग खत्म करके आप बताओगे ना, तो कौन लेखक नहीं चाहता हमारी किताब बेस्ट हो जाए। सही बात है। उसको पता है कि हम सही कर रहे हैं, तो सही कर रहे हैं। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े लेखकों को अगर मैंने बताया है फ़ोन करके कि भाई साहब इस जगह ये ऐसे ऐसे कर दे, तो उन्होंने कहा कर लो ठीक है। हमारी आपकी बातचीत तो बहुत प्यार से हुई थी। आप देखो ना, मैं एक बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े, जिसको इस देश में बड़ा लेखक कहा जाता है, उस लेवल के बड़े लेखक की एक किताब पे मैं काम कर रहा था। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब इसमें एक ये लिख दीजिए एक चैप्टर। अब उनका बड़प्पन देखो, उन्होंने कहा ऐसा करो आप ही लिख लो। अच्छा। अब इतना बड़प्पन, तो हमने उनको समझाया, हमने नहीं भाई साहब आप लिख दीजिए, हम लिखेंगे। और उनका मतलब वो ये नहीं था कि आप लिख लो, काम ना करना चाह रहे हो। उनको लगा यार कि इस पे एडिटोरियल पीस इनसे लिखवा लिया जाए, ये उनका बड़प्पन था। अच्छा। कि हम लिखें, उसमें नीचे अपना नाम डालें और लिखें कि हमने ये सब किताब सब। तो ये बड़प्पन की उनते बड़े लेखक से तो मैंने भी आशा नहीं की थी। लेकिन उन्होंने कहा मुझसे, मैंने उनको मना किया, हमने कहा नहीं भाई साहब आप लिख दीजिए। फिर उन्होंने लिखा, बहुत बढ़िया किताब है वो आने वाली। तो कुल मिला के ऐसा नहीं होता है। हाँ, अब जो अच्छा, फिर वही बात है कि जो उस तरह के लेखक होते हैं उनकी जिंदगी फिर एक किताब के बाद, 2 किताब के बाद वो वन बुक वंडर हो जाते हैं। तो अब इसीलिए देखो ना, बहुत सारे लेखकों के साथ संकट होता है। अच्छा, ये डॉक्टर संजीव मिश्र ऐसे दिलचस्प ऐसे शख्सियत हैं कि जिनसे बात करते रहेंगे आप तो ये कार्यक्रम ख़त्म नहीं हो पाएगा। 4 घंटे 5 घंटे भी चल सकता है। ये बहुत ही हमारे मित्र भी हैं। तो लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो किताब देखिए, यूपी के दुर्दांत, विकास दुबे का नाम आपने जरूर सुना होगा, उसके आसपास, उसके जीवन के इर्द गिर्द घूमती हुई किताब ये है। एक रिसर्च है एक तरह से कि उसके आसपास बेसिकली कोई विकास दुबे आपके आसपास हो सकता है। हाँ। तो इसमें तमाम चीजें हैं। आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा आप वेब सीरीज देख रहे हो। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं है। हाँ, अब इसमें जैसे अलग अलग चैप्टर्स के लेवल पे है। हाँ। तो आप देखोगे आप वेब सीरीज देख रहे हो। जैसे आप पहला चैप्टर पलटोगे, हाँ। तो आपको लगने लगेगा कि यार क्या मतलब बचपन का विकास, तो डेवलपमेंट की बात हो रही होगी। आपको अचानक लगेगा एक बारात की चर्चा हो रही है। आपको इसमें प्रेम मिलेगा कि भाई कि डॉन की बहन से उसको इश्क हो गया था। आपको पॉलिटिक्स मिलेगी कि उसका सपना विधायक बनने का था और वो जीता भी, वो जिला पंचायत तक बना और उसको टिकट मिल जाता। इसमें बहुत ज़बरदस्त रिसर्च आपको मिलेगा कि जहाँ खादी, खाकी और अपराध के संगम की बात होगी, उसकी हिम्मत की बात होगी कि थाने के अंदर जाकर उसने एक मंत्री का मर्डर कर दिया था और उसी दल की सत्ता की सरकार थी। मतलब मंत्री तो उसी दल की सरकार होगी। एक स्टैंडिंग मंत्री, उस समय सरकार में मंत्री स्तर का पद लिए व्यक्ति की हत्या थाने के अंदर कर दी। पुलिस प्लस मंत्री प्लस एस्कॉर्ट, उसके बाद मर्डर। तो ये भी था। तो मतलब उसको प्रेम में धोखा भी मिला, इश्क में धोखा भी मिला, वफा ना रास आई। एक चैप्टर में आपको मिलेगा वफा ना रास आई। तो बेवफाई की कहानी भी है इसमें। और इसके बाद जो उसने सबसे बड़ा अपराध किया, उसने जो 8 जवानों को शहीद किया पुलिस के, और फिर वही वाली बात जो अंत होता है कि किस तरह उसका एनकाउंटर हुआ और किस तरह अंत होता है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी इस किताब में। मुझे लग रहा है खूब सारा रिसर्च हुआ है। और डॉक्टर संजीव मिश्र की इस किताब को हम चाहेंगे कि आप एक बार पढ़ें और पढ़ करके इसकी जो कैसी लगी किताब हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। डॉक्टर संजीव मिश्र से कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। हम उनसे उत्तर जो है आप तक पहुंचाएंगे। उनको कहेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। डॉक्टर संजीव, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत कीमती वक्त निकाला आपने, व्यस्त रहते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी और आवाज़ की पूरी टीम का। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया इस कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, किसी ऐसी ही नामचीन शख्सियत से बातचीत करेंगे जिन्होंने शब्दों के जरिए, अपने लेखन के जरिए इस समाज को एक नई दिशा दी है, कुछ योगदान दिया है, कुछ रचनात्मक दिया है, सच का आईना दिखाया है। तब तक के लिए दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।